हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जी सान अहमद आज आपको कराऊंगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि NIOS का आपका चैप्टर 12 है। ध्यान रखना है बच्चों, आपको डिलीटेड चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, यानी जो आपके थ्योरी एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछे बच्चों आपको सर्वोच्च न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को बच्चों बना था। जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या बच्चों 1+33 होती है, यानी कुल न्यायाधीश यानी जज कितने होते हैं, 34 होते हैं। जिसमें से एक कौन होता है बच्चों, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि आपसे पूछे बच्चों फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, HJ कानिया थे। और वर्तमान, यदि आपसे पूछे बच्चों वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, DY चंद्रचूड़ नाम है। जो DY चंद्रचूड़ बच्चों जो अभी न्यायाधीश हैं, इनके पिताजी भी न्यायाधीश थे, उनका नाम क्या था, YV चंद्रचूड़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे बच्चों भारत का CJI बनने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो CJI बच्चों वही बनता है जो 33 जजों की बेंच में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होता है। तो CJI कैसे बनते हैं बच्चों, वरिष्ठता के आधार पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय बच्चों देश का उच्चतम न्यायालय यानी सबसे बड़ा न्यायालय है। हमारे वहाँ बच्चों न्यायालय की प्रणाली जो है पिरामिड की तरह पाई जाती है। सबसे ऊपर बच्चों हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जो कि एक ही, इसमें 1+33 जज बैठते हैं। दूसरा आता है बच्चों हाई कोर्ट। वर्तमान में हाई कोर्ट हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके नीचे भी आता है बच्चों सेशन कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो हमारे वहाँ बच्चों एक पिरामिड की व्यवस्था पाई जाती है। हम एक की जगह दूसरे तीसरे और सबसे बड़ा अपील का कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, यानी हमें अपील करने का अधिकार है। तो भारतीय न्याय व्यवस्था की शीर्ष संस्था हमारी सुप्रीम कोर्ट है बच्चों। हमने पुराने अध्याय में पढ़ा था कि हमारे सरकार के बच्चों कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहले का नाम बच्चों विधायिका, दूसरे का नाम कार्यपालिका, तीसरे का नाम न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाते, कार्यपालिका उनको लागू करती है बच्चों, न्यायपालिका संविधान की रक्षा, मौलिक अधिकार की रक्षा करती है और न्याय करती है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। हमने देखा था बच्चों संसद जो संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय पे देश के लिए कानून भी बनाती है ना। उसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, अधिकारी वर्ग से हमारी कार्यपालिका बनती है। सरकार का तीसरा अंग बच्चों न्यायपालिका है, जिसका काम न्याय करना और संविधान की रक्षा करना है। वे झगड़ों को निपटाती है बच्चों, और कानून की व्याख्या भी करने का काम किसका है, हमारी न्यायपालिका का है। मूल अधिकारों की रक्षा तथा संविधान के संरक्षक के रूप में भी हमारी न्यायपालिका काम करती है। यानी अनुच्छेद 32 आपको पता है बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके तहत भारतीय न्यायपालिका भारतीय मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। ये बच्चों भारत का सुप्रीम कोर्ट है। और यदि आपसे पूछे बच्चों सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को बना था। जब ये बना था तो बच्चों स्टार्टिंग में इसमें 1+7 जज थे, लेकिन संसद क्या करती है, जजों की संख्या बढ़ा सकती है, तो इसलिए आज 1+33 जज भारतीय न्यायपालिका में हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों हम जान पाएंगे कि भारत में एक एकल या एकीकृत न्याय व्यवस्था है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना और उसका गठन का वर्णन कर पाएंगे। आइए बच्चों जानते हैं एकल या एकीकृत न्याय प्रणाली किसे कहते हैं। तो हमारी न्यायपालिका बच्चों मैंने बताया पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यदि पूछे कि हम एक के खिलाफ दूसरी जगह अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बच्चों सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय को कहीं पे भी हम अपील नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान वाले पार्ट में हमने पढ़ लिया बच्चों। तो हमारी न्यायपालिका की विशेषता है कि पूरे देश के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली है ना। इसमें एकल एकीकृत न्याय प्रणाली शीर्ष पे सर्वोच्च न्यायालय है तथा राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय के नीचे यानी हाई कोर्ट के नीचे भी अधीनस्थ न्यायालय है, जिसे जिला न्यायालय या सेशन जज न्यायालय जो चलाते हैं। जिसमें क्रमशः बच्चों एक दीवानी मुकदमा होता है और फौजदारी मुकदमे सुने जाते हैं। तो मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी बच्चों इसमें चोरी हो गया, हत्या हो गया, लूट डकैत हो गया। दीवानी बच्चों जो अधिनियम से जुड़े होते हैं। तो भारतीय न्याय प्रणाली में शीर्ष शासन सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का बच्चों, फिर उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में भी बच्चों दीवानी मुकदमे आते हैं और फौजदारी मुकदमे आते हैं। इनके खिलाफ भी हम उच्च न्यायालय या उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आइए बच्चों अब जानते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। यदि आपसे पूछे बच्चों सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। तो हम सब बच्चों बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में ही हमारे वहाँ संसद भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है। मुख्य जितने भी मुख्यालय हैं ज़्यादातर कहाँ पर है बच्चों, नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो सर्वोच्च न्यायालय बच्चों भारत का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है, यानी सबसे बड़ा न्याय का कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त बच्चों यहाँ पे आपका पुराना आंकड़ा दे रखा है 30 न्यायाधीश होते हैं, बल्कि अभी कितने बच्चों, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीश होते हैं। यदि संसद आवश्यक समझे तो ये जो 33 न्यायाधीश है ना, इनको और ज़्यादा इनकी संख्या क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। और प्रारंभ में उच्च न्यायालय में तो सिर्फ 1 और +7 ही जज थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश को बच्चों भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है ना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय में कोई स्थान खाली होता है या उसके खाली होने की संभावना होती है, तो मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश के साथ में 4 और वरिष्ठ जज बैठते हैं और इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं कि कौन बनेगा अगला अन्य न्यायाधीश। यह व्यवस्था बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की पहले 1993 और फिर 1999 की संविधान पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय पर आधारित है। और ये जो 1+4 जज जो जजों की नियुक्ति के लिए बैठते हैं बच्चों, इसको हम कोलेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेजियम। संविधान के अनुसार बच्चों भारतीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अभी भी राष्ट्रपति के पास ही है, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो 1999 का फैसला है ना, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने को बाध्य कर दिया, यानी मुख्य न्यायाधीश की बेंच जिसका सलाह देगा कि इसको जज बनाओ, तो उसी को बनाया जाएगा। और इसी व्यवस्था को हम कोलेजियम व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। इसके जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कोलेजियम से मैंने बता दिया। मैंने बताया बच्चों आपका ये जो एक होता है ना सीजेआई, इसकी नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, यानी इन 33 में जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होते हैं उन्हीं को बना दिया जाता है मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है बच्चों मुख्य योग्यताएं कितनी चाहिए। तो अगर पूछे बच्चों भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको बनना है तो आपको उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कई सारे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है। तो सबसे पहले बच्चों नंबर 1 तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारतीय होना चाहिए। दूसरा, या तो हाई कोर्ट में बच्चों 5 साल तक क्या है जज रहा हो, या तो 10 साल तक बच्चों वो अधिवक्ता यानी वकील के पोस्ट पे रहा हो, यानी हाई कोर्ट पे या तो 5 साल तक जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में, या 10 साल तक क्या है वकील का काम किया हो, या तीसरा बच्चों राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, तो वो भारत का क्या है न्यायाधीश बन सकता है। तो भारत का नागरिक हो और उसके साथ साथ निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। वो शर्तें बच्चों मैंने आपको बता दी कि कम से कम 5 साल तक या तो न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल तक क्या है किसी उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में बच्चों कानून का जानकार हो, तो वो भारत का न्यायाधीश बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के बच्चों मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की यानी 65 वर्ष तक की आयु तक अपने काम को संभाल सकते हैं। उससे पहले बच्चों उनको हटा तो सकते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया बच्चों बहुत कठिन है। या वो चाहे तो कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अपने आप से त्यागपत्र दे सकते हैं। असाधारण स्थिति में किसी न्यायाधीश को सेवानिवृत्त की आयु से पूरी होने से पहले अपदस्थ किया जा सकता है, यानी वो बहुत असाधारण स्थिति होती है, परंतु इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना होता है बच्चों, है ना, यानी उस प्रक्रिया के माध्यम से उसको हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी अक्षमता या कदाचार, यानी एक अक्षमता है और कदाचार, इन 2 शब्दों के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि संसद, लेकिन संसद में बच्चों उसके लिए महाभियोग लाना पड़ेगा, जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाते हैं ना, उसी तरह संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के आधार पर उस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाना पड़ेगा, उस प्रस्ताव को पास कराना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी, जब जाकर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है। कुल मिलाकर बच्चों हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। तो संसद के दोनों सदन से अलग अलग प्रस्ताव पारित करेंगे, 2/3 बहुमत के उपस्थिति में कर सकते हैं। अभी तक बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाने की ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग केवल एक ही बार हुआ था, यानी आज तक बच्चों सिर्फ एक ही मामला आया है कि हटाने के लिए, और वो एक मामला जो आया था वो वी रामास्वामी सीजेआई थे बच्चों हमारे 1991 से लेकर 1993 तक, उनके खिलाफ बच्चों महाभियोग लाया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो दक्षिण भारत के जो कांग्रेसी थे ना, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, भाग ही नहीं लिया था, तो इसलिए ये भी बच्चों असफल रह गया था। तो वी रामास्वामी के खिलाफ बच्चों महाभियोग लाया था, ये भारत के सीजेआई थे। उससे पहले बच्चों हम 65 वर्ष की आयु से पहले हम किसी भी न्यायाधीश को हटा नहीं सकते। हाँ, वो चाहे तो बच्चों अपना त्यागपत्र दे सकता है, ये भी ध्यान रखना है।
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल एकदम सुरक्षित होता है, यानी कार्यपालिका अपनी इच्छा के अनुसार उनसे काम नहीं करा सकती, ना ही उन पे कोई दबाव बनाया जा सकता है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अगला आता है बच्चों कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है बच्चों वो एक प्रकार का अभिलेखी न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को हम अभिलेखी न्यायालय भी कहते हैं। उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि इसको अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं। तो बच्चों संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय होते हैं ना वो हाईकोर्ट को उसको अपने पास रखना पड़ता है और हाईकोर्ट उस निर्णय की पालना करेगी। यदि अधीनस्थ न्यायालय यानी हाईकोर्ट हो गया उससे नीचे के न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानते तो न्यायिक अवमानना माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट बच्चों उस नीचे वाले कोर्ट को क्या कर सकती है, दंडित भी कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय है, ये दो प्रकार से इसके सभी निर्णय और यहाँ के फैसले संजोकर यानी अच्छे से रखा जाता है। देश के सभी न्यायालय को इसका संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में इसे किसी भी व्यक्ति या न्यायालय का निरादर या मानहानि करने पर दंड देने का भी अधिकार है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की आप सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकते, जज व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको दंड दे सकता है। आइए बच्चों महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित 1+33 न्यायाधीश होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश के सहित तो 33 है। ये ध्यान रखना, आपकी बुक में 30 है बच्चों, ये पुराना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। वो चाहे तो पहले त्यागपत्र भी दे सकता है और उसको हटाया भी जा सकता है बहुमत के आधार पर। उसके बाद है बच्चों देश के क्षेत्र में विशिष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो कानून के क्षेत्र में मैंने बताया था न्यायाधीश कौन बनेगा बच्चों, जो भारत का नागरिक हो। दूसरा जो हाई कोर्ट में या तो 5 साल तक जज रहा हो, या तो हाई कोर्ट में बच्चों या सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक उसने वकालत की हो। तीसरा बच्चों या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, उसी को क्या कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बच्चों होता है, पहला आप याद कर सकते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मुद्दे आते हैं बच्चों जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट हल करेगा। 2 राज्यों की सरकारों के बीच में विवाद भी सुप्रीम कोर्ट हल कर सकता है। किसी राज्य के बीच में बच्चों नदी जल विवाद है या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है तो उसे सुप्रीम कोर्ट हल कर सकता है। इसी को मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत बच्चों हाईकोर्ट के द्वारा दीवानी या फौजदारी मामलों में दिए गए निर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। मैंने बताया था बच्चों दीवानी मामला किसे कहते हैं, जो अधिनियम कानून से जुड़ा होता है, और फौजदारी मामला किसे कहता है, जो चोरी हत्या और डकैती होता है। लेकिन बच्चों हम सैनिक न्यायालय के विरुद्ध हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तीसरा क्षेत्राधिकार आता है बच्चों सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार तो राष्ट्रपति चाहे तो बच्चों जनहित के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति बच्चों सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। चौथा आता है बच्चों रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार। तो जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। और रिट कितने प्रकार के हैं बच्चों, 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण रिट, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार प्रच्छा। 5वां आता है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये 5 मौलिक क्षेत्राधिकार है। अब देखते हैं आपकी बुक में क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे को सुनने के फैसले के अधिकार या शक्ति को न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। तो पहला क्षेत्राधिकार बच्चों मूल क्षेत्राधिकार है, बता दिया, ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसमें मैंने आपको बताया बच्चों पहला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर लड़ाई हो गया, या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच में झगड़ा हो गया। तीसरा बच्चों नदी जल विवाद हो गया, तो ऐसे मुकदमे बच्चों सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार। अगला आता है बच्चों अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो मैंने बताया था किसी भी निचली अदालत के द्वारा निर्णय के विरुद्ध, जैसे हाई कोर्ट में दीवानी या फौजदारी, अपील हम उच्च अदालतों में कर सकते हैं, तो इसी को हम अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र बहुत ही विशाल है ना।
और ये उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील बच्चों आपका सुन सकता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील अंतिम अपील होती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अपील बच्चों दो प्रकार के हो सकते हैं, दीवानी मामलों में, एक क्या है, फौजदारी मामलों में कर सकते हैं आप। दीवानी मैंने बताया था बच्चों जो अधिनियम या कानून से जुड़ा होता है। दीवानी मामले जैसे संपत्ति, विवाह, धन, समझौते या किसी सेवा संबंधी झगड़ों के मामले को दीवानी मामले कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। पहले ऐसे दीवानी मामलों की वित्तीय सीमा केवल बच्चों 2 लाख थी, लेकिन 1972 में इसको खत्म कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है बच्चों फौजदारी मामले। फौजदारी मामले मैंने बताया था बच्चों कि फौजदारी में जैसे चोरी, हत्या, लूट, डकैती के बारे में मामले के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। संवैधानिक मामले में भी बच्चों, संवैधानिक मामले मतलब ऐसे मुकदमे जिसके कारण संविधान की भिन्न भिन्न व्याख्या करना होता है। मौलिक अधिकारों में से संबंधित व्याख्या मतलब अर्थ निकालना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये अधिकार है। अगला क्षेत्राधिकार है बच्चों कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार मैंने बताया था बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही साथ में राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। तो इस अधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का अधिकार है। यदि उससे परामर्श मांगा जाए तो राष्ट्रपति किसी भी कानून संबंधी लोक महत्व के प्रश्न पर परामर्श मांग सकता है। आज तक बच्चों जब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति ने सदैव उसको स्वीकार किया है। लेकिन बच्चों अयोध्या में राम मंदिर था या नहीं था, मस्जिद बनाई जाए, बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, उस स्थान पे पहले मंदिर था या नहीं, जब इस मामले पे राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से क्या किया, राय मांगी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय देने से इनकार कर दिया था। यानी अयोध्या में पहले जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी तो वहाँ पे राम मंदिर था या नहीं था, इस विवाद पे बच्चों राय मांगी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देने से मना कर दिया। अगला बच्चों संविधान का संरक्षक है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का भी संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और संविधान का भी संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बच्चों संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है ना। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या और संरक्षक है। ये कार्यपालिका विधायिका के इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने देता। ये सरकार के किसी भी कार्य का जिसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन बच्चों यानी सरकार न्यायिक, हमारी न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति होती है, यानी जांच पड़ताल करने की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और यदि लगता है सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो वो उस कानून को बच्चों असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकती है। इतनी पावर बच्चों सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसे विधायिका में बच्चों भी मोदी गवर्नमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी गवर्नमेंट कैसा भी रूल लेकर आ जाएगी, विधेयक लेकर आ जाएगी। यदि वो संविधान के अनुसार हुआ तभी हमारी न्यायपालिका उसको मान्य घोषित करेगी, नहीं तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी बच्चों हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों निर्देश देने, आदेश देने और संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 के तहत हमारी मौलिक अधिकार का संरक्षक है। जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिट जारी करती हैं। इनमें ऐसे कानून को रद्द किए गए हैं जिन्होंने मौलिक अधिकारों का बच्चों हनन किया है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को हम मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं। रिट किसे कहते हैं बच्चों? तो रिट एक आदेश है जो किसी निचली अदालत या राज्य के अधिकारी को दिया जाता है ताकि वह लोगों के अधिकार वापस दिलाने के लिए उचित कार्रवाई कर सके। तो रिट क्या होता है? वास्तव में एक आदेश होता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकता है ताकि किसी के मौलिक अधिकार यानी लोगों के अधिकार वापस दिलाने के लिए अच्छे से कार्रवाई की जा सके। अगला टॉपिक है बच्चों कि अपने निर्णय पे पुनर्विचार। आपने देखा होगा बच्चों सुप्रीम कोर्ट क्या है, तरह तरह के निर्णय देता रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास बच्चों एक शक्ति है कि वो अपने निर्णय का पुनर्विचार यानी उस पर दोबारा सोच सकती है, विचार विमर्श कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ नए अथवा नए प्रमाण मिले या विश्वास हो जाए कि उसके पूर्व निर्णय में कोई भूल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाए कोई भूल हो गई है, तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करे और अपने निर्णय को बदल भी सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट। प्रायः यह तब किया जाता है जब कोई पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करता है। सामान्यतः पुनर्विचार करने वाली जो पीठ होती है जो जिसने पहले दिया उससे ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये भी ध्यान रखना, पुनर्विचार की शक्ति भी है सर्वोच्च न्यायालय के पास में।
अब पाठगत प्रश्न देखते हैं बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच झगड़े का मामला प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो दे भी सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता। भारत के संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति किसके पास है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगला टॉपिक है बच्चों, आपसे पूछ सकता है न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है बच्चों की सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और यदि उसको लगा कि वो संविधान के प्रावधान के विपरीत है तो उसको भाई साहब असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायपालिका परखती है कि व्यवस्थापिका यानी विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई कानून कार्यपालिका को कोई संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर पाती है नहीं है तो न्याय पुनरावलोकन के अंतर्गत उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और ये बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुई थी सबसे पहले, यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने इसको लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी अगर संविधान के अनुसार कोई कानून नहीं है तो उसको रद्द कर सकती है न्यायपालिका उस कानून को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय कोई अन्य देशों में भी होता है, हमारे उच्च न्यायालय भी इसका प्रयोग करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है बच्चों, ये अर्थ नहीं है कि विधायिका द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और परखा जाएगा, यानी सभी कानून को जांचा और परखा नहीं जाएगा। इसका अर्थ केवल यह है कि न्यायपालिका जब भी अवसर मिलेगा तो कानून का पुनरावलोकन करेगा और ये 2 प्रकार से पुनरावलोकन कर सकता है। पहला यह कि जब भी किसी कानून की वैधता को चुनौती दी जाएगी, यानी किसी को लगेगा यार ये हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है, फिर वो न्यायपालिका में याचिका डालेगा, जब न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। दूसरी स्थिति भी है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय किसी भी कानून को खुद से, यानी उनको अवसर प्राप्त होता है तो खुद पुनरावलोकन कर सकते हैं। भारत जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जनता के अधिकारों की सुरक्षा को प्रदान करती है। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार नागरिक की स्वतंत्रताओं मौलिक अधिकारों के संरक्षक की भूमिका निभाती है। तो आप जानते हैं बच्चों, समानता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो कानून के सम्मुख समानता सुनिश्चित करता है। और समानता के अधिकार का अर्थ होता है कि विशेष अधिकार व्यवहार में असमानता की अनुपस्थिति हो। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने संरक्षक भेदभाव के नाम पर दिए जाने वाले आरक्षण योग्यताओं को भी उचित ठहराया है। स्वतंत्रता के अधिकार ने हम सबको कई प्रकार की स्वतंत्रता भी दी है, परंतु प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख बच्चों संविधान में नहीं था। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता बच्चों, प्रेस की स्वतंत्रता किसने दी बच्चों? हमारे संविधान, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत समझा, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को अधिकार दे दिया बच्चों। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 पता आपको जीवन जीने का अधिकार बच्चों। 21A में न्यायपालिका ने बच्चों 66वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में कर शिक्षा का अधिकार भी हमें दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों खुद, सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि निर्णय में देरी करने का मतलब है न्याय में देरी करना। लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए बच्चों सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। अल्पसंख्यकों के भाषाई अधिकार हो गया बच्चों, लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दिहाड़ी मजदूरों के अधिकार, उन सबको सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो न्यायिक सक्रियतावाद के प्रभाव के न्यायालय ने कई निर्देश दिए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, है ना। जब भी तो दिल्ली जैसे शहरों में क्या है कि आज बच्चों पर्यावरण पे जो है थोड़ा थोड़ा कंट्रोल पाया गया है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, अगला लास्ट और अंतिम है PIL। PIL का फुल फॉर्म होता है बच्चों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके उदाहरण बच्चों हमने अमेरिका से लिया था। तो PIL यानी जनहित याचिका बच्चों दायर करना है, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है। तो जनहित याचिका का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले तो प्रारंभ के दौर में सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायपालिका केवल उन्हीं मुकदमों की सुनवाई करती थी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते थे, यानी जो खुद पीड़ित होते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पीड़ित लोग जो है न्यायपालिका तक पहुंच नहीं पाते, तो दूसरों के माध्यम से क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको जनहित याचिका मानकर उस पर सुनवाई करने लगी। इसका अभिप्राय यह है कि वे लोग जो जिनका किसी मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है, न्यायपालिका में कोई जनहित का मामला ला सकते हैं बच्चों। और जनहित की याचिका की अवधारणा को न्यायमूर्ति PN भगवती ने शुरू किया था। यानी किसने शुरू किया था बच्चों? PN भगवती ने शुरू किया था। इसलिए महत्वपूर्ण जनहित याचिका अब इसलिए महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि इससे समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को सुगमता से न्याय
मिलने लगा है। जनहित याचिकाओं के द्वारा बच्चों अवैध रूप से जो बंदी बनाए गए लोगों को, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें भी अधिकार दिलाए गए हैं। यानी जनहित याचिका का मतलब है कि यदि आप देख रहे हैं कि आपके आसपास में कुछ गलत हो रहा है तो आप उनसे रिलेटेड जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसा बच्चों जो जेल के कैदी उनके लिए किया गया था महत्वपूर्ण रूप से। तो जनहित याचिकाओं से क्या हुआ है कि न्यायपालिका को अपने काम करने में और ज़्यादा सुगमता आई है और गरीब से गरीब लोगों को इससे न्याय मिल पाया है। जनहित याचिका के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर, दिल्ली तथा कुछ अन्य स्थानों की फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश भी दिया है। जनहित याचिकाओं की इस प्रक्रिया के द्वारा न्यायिक सक्रियवाद बढ़ा है, यानी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से ज़्यादा काम कर रही है। जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट बच्चों 1979 में आया है और इसने भारतीय न्यायपालिका की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। हालांकि जनहित याचिका से कुछ फायदे भी हुए हैं तो कुछ नुकसान भी हुए। इन आपको ध्यान रखना, PIL कब आया बच्चों? PN भगवती लाए थे। तो ये था बच्चों आपका न्यायपालिका चैप्टर महत्वपूर्ण 12वां। न्यायिक पुनर्वलोकन किसे कहते हैं बता दिया बच्चों कि संवैधानिकता की जांच करना। जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है? PIL सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्ति मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। तो ये महत्वपूर्ण पाठगत प्रश्न थे बच्चों। अन्य महत्वपूर्ण पाठगत प्रश्न बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय की रचना और गठन के बारे में बताना है आपको। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो पता है आपको लिखना है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को कैसे अपदस्थ किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, है ना, हमारे दैनिक जीवन में जनहित याचिका, इन सभी को बताना है। कुल मिलाकर बच्चों एग्जाम में आपने एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। सभी क्वेश्चन आपने क्या करना है? अटेंड करना है ना। अगर आपने वीडियो देख ली बच्चों तो आपका बेस और साथ ही साथ में फैक्ट्स ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इन्हीं को लिखकर आना है। कुल मिलाकर जितने प्रश्न आएंगे सारे आपको अटेम्प्ट करने, आए चाहे नहीं आए, उससे रिलेटेड बना कर आना है। मिलेंगे बच्चों जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।